नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, कैबिनेट नॉट फॉर 100% एफडीआई इन D2H सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। आपको पता है रिलायंस D2H, एयरटेल, आपका टाटा स्पाई, तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं जो कि सैटेलाइट वेव्स का प्रयोग करके आपके घर तक सीधे सीधे टीवी की सर्विसेज को लेके आते हैं। तो इनके लिए रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया और बोला गया कि इसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। अब आप बोलोगे कि ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो भाई एयरटेल का जो D2H बिजनेस है उसमें 100% स्टेक खरीद सकती है कोई बाहर की कंपनी, या कोई बाहर की कंपनी अपना पूरा पैसा लाके ऐसी ही कोई नई सर्विस पूरी तरीके से इंडिया में शुरुआत से शुरू कर सकती है और उसमें 100% ओनरशिप उस कंपनी की होगी। तो अगर 50% एफडीआई का है तो मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं लंदन में रहता हूं, मैं एक यूके सिटीजन हूं और मैं इंडिया में आता हूं और इंडिया में आके एयरटेल के 50% स्टेक्स खरीद लेते। तो एयरटेल जो टीवी आता है ना आपके घर में, एयरटेल ये जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका 50% स्टेक खरीद लूं तो ये 50% एफडीआई होगी। पूरा का पूरा एयरटेल टीवी खरीद लूं तो 100% एफडीआई होगी। या मैं खुद अपना खुद का पैसा लाके यहां पे एक अलग से D2H सर्विस शुरू कर दूं तो उसमें मैं 100% ओनरशिप रख सकता हूं। और मुझे अब जो लाइसेंस दिया जाएगा ना, वो भी 20 साल का दिया जाएगा। पहले जो लाइसेंस दिया जाता था वो 10 साल का दिया जाता था, अब लाइसेंस 20 साल का दिया जाएगा। उसके बाद इस लाइसेंस के लिए पैसा कितना लिया जाएगा, तो पहले लाइसेंस फीस थी 10% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू। टोटल जितना पैसा निकल के आ रहा है रेवेन्यू का, उसका 10% ले लेती थी सरकार। अब लाइसेंस फी है 8% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मतलब ये जो D2H सर्विसेज से जितना पैसा कमाया जाएगा इसमें से जीएसटी हटा लो। देखिए, जब भी आप अपना D2H रिचार्ज कराते होगे उसमें आप जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर जीएसटी भी देते हो, तो जीएसटी तो सरकार के पास जा रहा है। तो जीएसटी हटा के जितना आप चार्जेस पे करते हो इन D2H सर्विस वालों को, उन चार्जेस पे 8% इन D2H सर्विस वालों को किसको देना है, सरकार को। इसलिए बोला गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि जीएसटी को हटा दिया गया बाकी रेवेन्यू से। हाँ, एक्सपेंसेस को नहीं हटाया गया, समझे, सिर्फ जीएसटी को हटाया गया। उसके बाद एक और अच्छी चीज की गवर्नमेंट ने बोला है कि D2H ऑपरेटर्स willing to share DTH platform and transport streams of TV channels on voluntary basis will be allowed। पहले क्या था कि अगर आप अपना DTH यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस लॉन्च कर रहे हो तो आपको अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा स्पेक्ट्रम, सब कुछ अलग खरीदना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए मैं इंडिया में आया और मैंने कोई एक नई DTH सर्विस लॉन्च कर दी, ABC लिमिटेड, और मैंने एयरटेल इंडिया के साथ, एयरटेल टीवी के साथ एक ज्वाइंट मेमोरेंडम साइन किया और ये बोला कि भाई एयरटेल टीवी के कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स को मैं इस्तेमाल करूंगा और मेरे कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स को एयरटेल टीवी इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि एयरटेल टीवी के पास भी इतने सब्सक्राइबर नहीं है और मेरे पास भी इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि हम अपनी पूरी स्पेक्ट्रम बैंड्स को इस्तेमाल कर सकें। तो एक काम करते हैं, जब तक हमारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं और हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम बैंड बच रही है उसको हम दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो हमारा खर्चा भी कम होगा, सैटेलाइट्स पे इफेक्ट भी कम पड़ेगा और ओवरऑल इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का। तो ये भी चीज अलाउ की गई है। तो यही बोला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ टीवी चैनल्स विल बी परमिटेड टू शेयर द कॉमन हार्डवेयर ऑफ देयर सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंडीशनल एक्सेस सिस्टम एप्लीकेशंस। हार्डवेयर और ओवरऑल जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं दोनों को शेयर करने की यहां पे परमिशन दी गई है, जिससे स्कार्स सैटेलाइट रिसोर्सेस को भी कम किया जा सके। ओवरऑल इन कंपनियों पे भी कम खर्चा आएगा, इन कंपनियों पे कम खर्चा आएगा तो कंज्यूमर से कम पैसा मांगेगी, तो कंज्यूमर से भी कम पैसा आएगा, खर्चा आएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जेन्युइन डॉट जवाब दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ वहां मिल जाएगी। चलिए, केन एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन अवार्ड। देखिए, पहले की हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत सारी टैक्स डिमांड करती थी, आज भी टैक्स डिमांड होते हैं, लेकिन कुछ टैक्स डिमांड पूरी नहीं होती, उल्टी पड़ जाती हैं। कुछ ऐसी एक टैक्स डिमांड थी, केन एनर्जी पीएलसी कंपनी ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ यूके। यूके की दो कंपनीज के अगेंस्ट में भारत सरकार को बहुत प्यार है। एक तो है यहां पे केन एनर्जी पीएलसी, एक है यूके का वोडाफोन ग्रुप। यूके के वोडाफोन ग्रुप के ऊपर भी कैपिटल गेन्स टैक्स के चलते ओवरऑल बहुत बीसियों हजार करोड़ की डिमांड हुई थी। केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में यह बोला गया कि ये जो 22,100 करोड़ रुपए मांगे गए इन टैक्सेस फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप्स, ये डिमांड सही नहीं है, सरकार की डिमांड बिल्कुल गलत है। उसी प्रकार से केन एनर्जी पीएलसी ऑफ यूके, इससे टैक्स मांगा था हमारी भारत सरकार ने, लेकिन टैक्स तो मिला नहीं, ऊपर से
केन एनर्जी पीएलसी को भारत सरकार को 1.4 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। यानी कि अब ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो 3 मेंबर का आर्बिट्रेशन पैनल है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी एक नॉमिनी था, इसको ये ऑर्डर किया गया है कि भारत सरकार 1.4 बिलियन डॉलर वापस करे केन एनर्जी पीएलसी को। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। द 3 member tribunal unanimously ruled that India's claim of 10,247 crore in the past taxes over a 2006-7 internal reorganization of Keynes India business was not a valid demand. India failed to accord Kane Energy investments fair and equitable treatment. ये बोला है किसने? 3 member ट्राइब्यूनल ने। तो बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पैक्ट जो कि यूके के साथ साइन किया था इंडिया ने उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। इंडिया ने जो टैक्स डिमांड की है केन इंडिया पीएलसी से, ये भी गलत है। इसलिए केन इंडिया पीएलसी को 1.4 बिलियन डॉलर रुपया वापस करेगी कौन? इंडियन गवर्नमेंट। अब यहां पे देखते हैं कि 1.4 बिलियन डॉलर की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो भैया 200 मिलियन डॉलर का इंटरेस्ट देना है इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब अब इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी 200 मिलियन डॉलर का। 22 मिलियन डॉलर जो कि केन इंडिया पीएलसी ने आर्बिट्रेशन में खत्म किए हैं, वो सब कुछ मिला के 1.4 बिलियन डॉलर, यानी जो टोटल केन पीएलसी को नुकसान हुआ है वो पूरा पैसा देना। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मानने वाली नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ केस फाइल करेगी। केन इंडिया पीएलसी एक ऐसी कंपनी थी जिसका वेदांता लिमिटेड में 5% की स्टेक होल्डिंग थी। तो सरकार ने 5% की स्टेक होल्डिंग को बेच के पैसा अपने पास रख लिया। ठीक है भाई, 1590 रुपए की करोड़ की टैक्स रिफंड देना था सरकार को केन पीएलसी को, वो भी सरकार ने नहीं दिया। तो इन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो भाई 1.4 बिलियन डॉलर अभी केन एनर्जी पीएलसी को देना है। केस बहुत बड़ा है। क्या केस है इसको समझाने में काफी समय लगेगा। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को सुधारने की बात की जा रही है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधारने की बात की जा रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाती है। तो भाई बात यह है कि जब आप एक एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं, जब आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट सिनारियो को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो टैक्स लॉज आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो वोडाफोन का ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स वाला इशू था, जहां पे 20,000 करोड़ रुपए लमसम मांगा गया वोडाफोन से, ये वाला इशू जहां पे 3 मेंबर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई 1.4 बिलियन डॉलर वापस करो केन एनर्जी पीएलसी को, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिया की स्टैंडिंग को हर्ट कर रही हैं। आगे बात करते हैं जीएसटी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस नाउ मैंडेटरी। देखिए जीएसटी में तगड़े फ्रॉड्स चल रहे हैं और ये फ्रॉड्स चल रहे हैं इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट में। क्या होता है कि मान लीजिए आपने, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं, आपको इनकम टैक्स क्रेडिट समझाने के लिए पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। होता ही है दोस्तों कि आपने कोई एक चीज बनाई, मान लीजिए कार बनाई, किसी बड़ी कंपनी ने कार बनाई, अभी उस कार में टायर बने, अभी उस कार में ठीक है स्टील लगा, तो हो सकता है कि जो टायर हैं वो ब्रिजस्टोन के हो, इंडिया में ना बने हो, बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हुए हो। तो जब वो इंपोर्ट हुए होंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जीएसटी भी लगा होगा, पहली चीज। उसके बाद इंडिया में उस कार की कुछ चीजें बनी होंगी, उनके ऊपर जीएसटी लगा होगा। फाइनली वो कार बनके तैयार होगी, जब कार बिकेगी कार के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन क्या पूरी कार के ऊपर जीएसटी लगाना सही है जब उसके बहुत सारे इनपुट्स के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है? तो जब फाइनल कार बनेगी और उस कार के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो जो उसके इनपुट में जीएसटी लगा था, उन इनपुट के जीएसटी का रिफंड क्लेम किया जा सकता है। किसके थ्रू? इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू। और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैकेनिज्म में बहुत लफड़े हो रहे हैं, बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, जाली कंपनीज बन रही हैं, वो जाली कंपनीज अपनी जाली इनवॉइसेस बना रही हैं और उसके चलते फ्रॉड इनकम टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा रहा है बहुत सारे यूजर्स के द्वारा सरकार से। सरकार को इससे काफी नुकसान हो रहा है। तो शुरुआत में जीएसटी के प्रेजेंस को इंडियन इकोनॉमी में बढ़ाया जा सके तो सरकार ने क्या बोला था कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। तो मान लीजिए मैं और आप हैं और हम एक फर्म खोलते हैं। अभी अगर हम एक फर्म खोलते हैं तो हमको उसको जीएसटी में वेरीफाई करना पड़ेगा। जीएसटी में वेरीफाई करना पड़ेगा तो भाई सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फर्म को वेरीफाई करने से पहले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देने से पहले वो आना चाहते हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस पे या नहीं आना चाहते। अब सरकार ये बोल रही है कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा बिजनेस प्रेमाइसेस का। ठीक है भाई, जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने बोला है कि जीएसटी का ये जो फेक इनवॉइस फ्रॉड्स हो रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके, इनको बंद करना है। इसीलिए
एक पर्सन का और एक प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करने से पहले। और अगर कोई यूजर आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहता है तो ऐसे केसेस में उस पर्सन को किसी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए फैसिलिटेशन सेंटर पे आके अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। +1% इन टैक्स। देखिए, पूरा का पूरा जीएसटी, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की यहां पे बात हो रही है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया, फाइनल कार बिकी तो उसके ऊपर जीएसटी पड़ा, तो जो इनपुट लगे था टायर स्टील, उसके ऊपर जो जीएसटी भरा था वो रिफंड ले सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि कोई दूसरी कंपनी किसी दूसरी जगह पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वहां पे उसने जीएसटी लोगों से ले लिया, अभी वो जीएसटी जाके सरकार को भरना है, तो सरकार को ना भर के उस कार के इनपुट्स में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था ना जीएसटी का, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपको सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेना है तो वो आप नए जीएसटी को पे करने के पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हो, आप कैश भी ले सकते हो। अब यहां पे 1% इन केस, कैश वाले केस में क्या बोला जा रहा है? जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी ने बोला है कि देखिए, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, वो फ्रॉड इनवॉइसेस को बना के गलत तरीके से जीएसटी का रिफंड ले रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे फ्रॉड हो रहा है। तो अब जब भी किसी पर्सन को मान लीजिए मंथली बेसिस पे जीएसटी भरना है अपना, तो वो जो जीएसटी भरना है जिसकी 50 लाख से ज्यादा का महीने का रेवेन्यू, वो फर्म्स जिनके 50 लाख से ज्यादा का महीने का रेवेन्यू है, वो जो भी उनकी जीएसटी लायबिलिटी है, तो मान लीजिए एक पर्सन को 1 करोड़ रुपया एक महीने में जीएसटी भरना है और उसके पास इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ का उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो वो इस 5 करोड़ में एडजस्ट कर सकता है इस 1 करोड़ को। लेकिन सरकार ने बोला नहीं, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का आपको जीएसटी देना है सरकार को, और भले ही आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 5 करोड़ का, उसके बाद भी आप अपनी 1% जीएसटी लायबिलिटी कैश में देंगे। यानी 1 करोड़ रुपए जो आपको जीएसटी देना है, इसका कम से कम 1 लाख रुपए आप कैश में सरकार के पास जमा करोगे और बाकी 99 लाख को आप इस इनपुट टैक्स क्रेडिट 5 करोड़ में एडजस्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि इस 1 लाख से क्या फर्क पड़ेगा, 1% से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा दोस्तों कि जब वो पर्सन कैश में सरकार के पास पैसा जमा करने के लिए आएगा ना, तो सरकार को एक एक्स्ट्रा विंडो मिलेगी उसको ऑथेंटिकेट करने की, उसको वेरीफाई करने की, उसको चेक करने की। समझ के बात को? फिर कुछ और चेंजेस बोले गए। पहले के लिए, अभी के लिए जो जीएसटी रिजाइम लग रहा है, उसमें जो ई वे बिल जनरेट किया जाता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1 दिन के अंदर, वो 100 किलोमीटर का परमिट मिलता है, अभी 200 किलोमीटर का परमिट मिलेगा। ये सारे स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं भाई? फेक जीएसटी इनवॉइसेस मिल रही हैं। पिछले महीने में 164 फ्रॉडस्टर्स को अरेस्ट किया गया है, 1768 केसेस बनाए गए हैं, 5745 जीएसटीएन एंटिटीज के अगेंस्ट, नहीं 164 फ्रॉडस्टर्स, 1768 केसेस एंड 5745 जीएसटीएन एंटिटीज। उन लोगों के लिए जो कि बोलते हैं सर कि नंबर्स को हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही बोला करिए। जनरल स्टडीज पेपर 4 में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया आज की फाइनल न्यूज, नहीं फाइनल न्यूज नहीं, आज की सेकंड लास्ट न्यूज है। ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $500 मिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, ताकि इंडिया में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को बनाया जा सके। ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट देगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हाईवेज बनाए जाएंगे 783 किलोमीटर के, 783 किलोमीटर पे। इन हाईवेज को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से बनाया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि थर्मल पावर प्लांट में जो फ्लाई ऐश जनरेट होती है, उस तरीके की बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके और एफिशिएंट तरीके से इन हाईवेज को बनाना। साथ साथ इनके आसपास प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन, मेंटेनेंस करना, मतलब ग्रीन बेल्ट्स लगाना। तो हाईवे जा रहा होगा, उसके दोनों तरफ पेड़ जा रहे होंगे, तो ये सब बातें बोली गई हैं। पहले इस प्रोजेक्ट को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था कि 780 किलोमीटर का ग्रीन नेशनल हाईवे बनाया जाएगा 7,660 करोड़ रुपए की कॉस्ट पे, मार्च 2020 में। अब इसको फाइनली एलोकेट किया जा रहा है और इसमें से 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एलोकेटेड फॉर हाईवे प्लांटेशन एंड इट्स मेंटेनेंस। मतलब ओवरऑल जो हाईवे बनाने का बजट है, उसमें से 1% पैसा उसके चारों तरफ जो ग्रीन बेल्ट्स, पेड़ लगाए गए हैं, उनको एलोकेट किया जाएगा और उनकी मेंटेनेंस को एलोकेट किया जाएगा। ग्रीन हाईवे पॉलिसी के अंदर सरकार ये स्टेप ले रही है। ठीक है भाई, 1,000 करोड़ रुपए हर साल अवेलेबल कराया जाएगा आसपास पेड़ लगाने के लिए। पेड़ लगाए गए या नहीं लगाए जाएंगे, इसको मॉनिटर किया जाएगा भुवन और गगन सैटेलाइट सिस्टम्स ऑफ इसरो के द्वारा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये चीज आपको काम आएगी। और फाइनली भैया, इजरायली गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई है। 2 साल में
चौथा इलेक्शन हो रहा है। इजरायली गवर्नमेंट ट्यूसडे को कोलैप्स कर गई। क्यों कोलैप्स कर गई? क्योंकि भैया डेडलाइन थी ट्यूसडे को बजट को पास करने की, और ये बजट पास हो नहीं पाया। बजट पास हो नहीं पाया तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। गवर्नमेंट में दो मेन पार्टनर्स थे, एक तो थे प्रधानमंत्री वहां के बेंजामिन नेतन्याहू, और उनके कोalition पार्टनर थे ब्लू एंड व्हाइट लीडर बेनी गैंट्स। इन दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था कि पहले बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद बेनी गैंट्स प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अब बेनी गैंट्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। रीजन बीइंग कि भाई ये जो इमरजेंसी कोalition गवर्नमेंट बनी थी इसी साल की शुरुआत में, इस इमरजेंसी कोalition गवर्नमेंट का एक टारगेट था कि भैया ट्यूसडे तक, मतलब ये जो अभी गया ट्यूसडे है, तब तक बजट पास होना चाहिए। बजट पास नहीं हुआ तो भैया सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर गई। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, ये बोल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ब्लू एंड व्हाइट विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट्स एंड ड्रैग्ड अस टू अननेसेसरी इलेक्शंस ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस। बेंजामिन नेतन्याहू साफ साफ ब्लू और व्हाइट लीडर गैंट्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई देखिए हम लोग ऑलरेडी एक कोलिशन में हैं, हमारे बीच में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, इस इनफॉर्मल एग्रीमेंट को बेनी गैंट्स ने नहीं माना है, बजट सही समय पर पास हो नहीं पाया, तो सीधी सीधी बात है सरकार गिर गई। गैंट्स क्या बोल रहे हैं? गैंट्स बोल रहे हैं कि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन चार्जेस चल रहे हैं। तो नेतन्याहू अपने पब्लिक ट्रायल को बचाना चाह रहा है और लोगों के इंटरेस्ट को नहीं दे रहा है। गैंट्स बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि गैंट्स को अब प्राइम मिनिस्टर बनने की जल्दी है, तो ओवरऑल ये कोalition फेल हो गया है। नए इलेक्शंस होंगे, और नए इलेक्शंस में लग रहा है गैंट्स को कि बेंजामिन नेतन्याहू हार जाएंगे, जो कि काफी अनपॉपुलर चल रहे हैं अपनी पॉलिसीज की वजह से, और गैंट्स जीत जाएंगे। अभी क्या जीतेगा कौन हारेगा, ये तो इलेक्शन ही बताएंगे। इजराइल का मैप, साउथ में इजिप्ट, ईस्ट में जॉर्डन, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, नॉर्थ में लेबनान, और वेस्ट में मेडिटेरियन सी। गाजा पट्टी यहां नजर आ रही है, और पूरा का पूरा वेस्ट बैंक यहां नजर आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।